हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो लेक्चर नंबर 10th के साथ हम लोग आ गए हैं। यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम्स देखा था। सो इस क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि बीम के बारे में हम लोगों ने देखा था कि बीम क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ढांचा है जिसके ऊपर में बहुत सारे लोड्स एक्ट करते हैं या अपने ऊपर में वो लोड्स को सहता है, फोर्स को सहता है, वजन को अपने ऊपर रखता है। तो अब हम लोग उन्हीं वजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है सपोर्ट्स एंड लोड्स एक्टिंग ऑन बीम्स। कि सपोर्ट क्या होता है, एक सहारा होता है जिसके वजह से बीम क्या होता है, आपका संतुलन बनाता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, उसको हम लोग सपोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का फोर्स के रूप में ही हमारे पास होगा। सपोर्ट को भी हम लोग एक फोर्स से ही दिखाएंगे। और लोड्स एक्टिंग ऑन बीम्स, यानी बीम के ऊपर कितने प्रकार के लोड, कितने प्रकार के फोर्स लगेंगे जिसके वजह से बीम हमारा असंतुलित होगा, यानी वो संतुलन से बाहर जाने की कोशिश करेगा। बट हमारे पास सपोर्ट भी रहेगा तो वो क्या करेगा, उस असंतुलन को संतुलित करेगा। ठीक है, उसी का नाम हम लोग इक्विलिब्रियम रखे हैं। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब वही चीज होता है कि संतुलन में किसी भी प्रकार की चीज़ों को रखना। हमारे आसपास में भी जितनी भी चीज़ें हैं सभी संतुलित हैं। हम खुद इस पृथ्वी पे संतुलित हैं क्योंकि हमारा जो वजन है वो पृथ्वी पे कंटिन्यूअस बना रह रहा है, पर फिर भी हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं। इसीलिए खड़े हैं कि पृथ्वी जो है हमारे वजन के बराबर ही एक फोर्स, जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, वो सपोर्ट फोर्स लगा रही है। वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से हम क्या है, पृथ्वी पे खड़े हैं, क्योंकि हम जो वजन लगा रहे हैं उसके वजह से हम लोग को पृथ्वी के अंदर चले जाना था, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ये जो है हमारा सपोर्ट्स कहलाता है। यही सपोर्ट हमको पृथ्वी से मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद लोड्स को देखेंगे। सपोर्ट्स कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं अपने बीम को, उसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स देखते हैं। हमारा ये सपोर्ट फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे देखना है इस डेफिनेशन के थ्रू, और फिर उसके टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सपोर्ट फोर्सेस जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं उनको यहाँ लिखा है। यानी कि सपोर्ट जो होगा वो सपोर्ट फोर्सेस के नाम से भी आ सकता है, सपोर्ट रिएक्शंस के नाम से भी आ सकता है, या फिर रिएक्शन फोर्सेस के नाम से भी आपके क्वेश्चन में दिख सकता है। तो ये तीन नाम जो है आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि हम लोगों को वैसे फोर्स के बारे में बात करना है जिस फोर्स के वजह से हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी संतुलन में आएगा। और जैसा कि ये डेफिनेशन भी वही बात बोलता है। क्या बोलता है कि अ सपोर्ट इज अ फोर्स। सपोर्ट क्या है, एक बल है, विच इज प्रोवाइडेड ऑन, जिसको हम लोग देते हैं किसके ऊपर, बीम, किसी बीम के ऊपर, और एनी बॉडी या फिर किसी और भी वस्तु के ऊपर, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसके वजह से हम इसीलिए देते हैं जिसके वजह से वो संतुलन में आ जाए। इस फोर्स को लगाने का मतलब है कि वो बॉडी जो है जो असंतुलित थी अब वो संतुलन में आ जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम हैं। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के सपोर्ट्स हैं जो इस प्रकार है निम्नलिखित। सबसे पहले जो है हमारा आता है सिंपल सपोर्ट। तो पहले के एग्जाम्पल में, पहले के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम को देखा था, वहीं से निकल के आया है। मैंने एक बीम यहाँ बनाया है। अब इसी बीम के ऊपर मैं इन चारों सपोर्ट्स के एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा। ठीक है, कि सपोर्ट हम लोग इस बीम पे कैसे लगाते हैं। तो सिंपल सपोर्ट जो होगा उसमें क्या होगा, दोनों एंड्स पे सिर्फ दो फोर्स लगेंगे सिंपली, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। ये एक फोर्स यहाँ लग गया और दूसरा फोर्स जो है यहाँ पे लग गया, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन एट ए और इसको हम बोलेंगे रिएक्शन एट बी। आप चाहे तो इसको वी ए या वी बी भी लिख सकते हैं। आर ए आर बी जनरली इसको लिखा जाता है क्योंकि इससे रिएक्शन का पता चलता है। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सपोर्टेड है। इस तरह से हम लोग सिंपल सपोर्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अब उससे देख लेते हैं। तो इसको पहले हटाते हैं हम लोग,
और देख लेते हैं कि सिंपल सपोर्ट हिंज सपोर्ट जो है वो कैसा होता है। इसी को हम लोग पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, पिन जॉइंट भी बोलते हैं। तो हिंज सपोर्ट जो होगा ना वो कुछ इस प्रकार का होगा, जनरली ग्राउंडेड होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्ट। पर इन जनरल टर्म में इसको इस तरह से नहीं दिखा के लोग कैसे दिखाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है वो एक हिंज सपोर्ट होता है, पर सही नोटेशन हमारा वही था। तो ऐसे प्रकार के सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बीम के ऊपर इस सपोर्ट को हटा करके, क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो एक और बीम का फोटो बनाएंगे, नीचे में फिगर बनाएंगे, और उस फिगर में हम लोग सिर्फ रिएक्शन फोर्स लिखेंगे। यानी कि जो हिंज सपोर्ट है उसमें 2 रिएक्शन फोर्स एक्ट करते हैं। एक रिएक्शन फोर्स जो होगा वो वर्टिकल होगा। ऐसा करता हूं मैं, इस तरफ एक सपोर्ट बना देता हूं, वही हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, ठीक है। तो इस जगह पे यदि ए पे ये लगता रहता तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा VA और दूसरा इस तरफ लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे HA, ठीक है। ये 2 लगाने के पीछे रीजन क्या है कि हिंज सपोर्ट जो होता है ना वो सपोर्ट एक तरह से फ्लेक्सिबल रहता है, अपने जगह पे तो रहता है पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहता है। यानी ये जो बीम है इस सपोर्ट की वजह से अगर उधर लगा हुआ है तो ये ऐसे हो सकता है, मतलब ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर में अगर इंक्लाइंड लोड्स लगेंगे, सिंपल वर्टिकल लोड्स लगेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसे लोड्स लगे या फिर ऐसे लोड्स लगे, कुछ इस प्रकार के भी लोड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार से लगते हैं, तो इन सब को भी ये बियर करेगा। तो इन सब को बियर करने के बाद इन दोनों फोर्सेस का जो वैल्यू आएगा वही हमारा रिएक्शन फोर्स होगा। आगे हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इसमें जो रिएक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट लेते हैं हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स का। यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को यदि हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, हमको पता है रिजल्टेंट बराबर होता है रूट अंडर वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। जब हम ये निकाल लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। इसका जो एंगल होगा उसको भी हम जानते हैं निकालना, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यानी VA अपॉन HA। तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा A के ऊपर, यानी RA जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और ये थीटा जो होगा वो आपका x एक्सिस से एंगल होगा, एंगल फ्रॉम x एक्सिस। पर जनरल टर्म में यदि आप HA और VA भी निकाल देते हैं तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। आप रिएक्शन फोर्स को नहीं भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश कीजिएगा कि रिएक्शन फोर्स जो है उसको हम लोग फाइनली निकाल के वहाँ पे बता दें। तो ये आपका हिंज सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो सपोर्ट है वो हो जाएगा रोलर सपोर्ट, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो अब हमारा तीसरा है वो है हमारा रोलर सपोर्ट। तो बीम पे आते हैं हम लोग। रोलर सपोर्ट में क्या होगा कि रोलर्स लगे हुए होंगे सपोर्ट पे, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी रोलर है, कोई भी सपोर्ट है, तो वो ग्राउंडेड नहीं है, उसमें क्या लगे हुए हैं, चक्के लगे हुए हैं, और वो चक्के जो हैं आपके ग्राउंड पे चलते हैं, घूमते हैं। तो इस तरह का जो फोटो बना रहेगा, फिगर बना रहेगा, ये आपका क्या है, रोलर सपोर्ट। ये क्या है, रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब ये जो रोलर सपोर्ट है इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, तो रोलर सपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास एक व्हील चेयर, एक मोटर बाइक, एक कार, ये सारे रोलर सपोर्ट हैं। क्या होता है कार में, आप बैठे रहते हैं और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो क्या होता है आपके वजन को जो है वो संभाले हुए भी है और दूसरे जगह पे ट्रैवलिंग भी करवा रहा है आपको। तो इस तरह का यदि सहारा मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। तो बीम के ऊपर भी ऐसा सहारा मिलता है, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट के बदले में हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, जिस रिएक्शन फोर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स होता है। यानी कि इस रोलर के बदले में, मैं इस रोलर के बदले में यहाँ बना देता हूँ, सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे VA, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर B पे लग रहा है रोलर तो यहाँ पे हो जाएगा VB, अगर यहाँ भी लग रहा है तो यहाँ पे एक हो जाएगा VA, ठीक है।
तो ये रोलर सपोर्ट हो जाता है। रोलर सपोर्ट के बदले हम लोग एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स लगा के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले सपोर्ट पे आ जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, सो हमारा जो चौथा है वो है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। अब फिर से बीम पे आ जाते हैं। तो फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है, वो क्या होगा, फिक्स रहेगा, वो ना हिलेगा ना डुलेगा, अपने जगह पे बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इस तरह के सपोर्ट्स के लिए जो होता है, जैसे दीवार में आपने इसको बिल्कुल चुनवा दिया है, बिल्कुल गाड़ दिया है किसी एक एंड पे, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड सपोर्ट हो गया। इधर भी अगर हम कर देते हैं तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने फिक्स्ड बीम में देखा था कि वो दोनों तरफ से हमारा था। इस तरह का बीम जो रहता है वो कैंटिलीवर बीम रहता है। तो एक ही तरफ लेकर के चलते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट किस तरह से रहेगा, दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल और दूसरा फोर्स जो हो जाएगा वो इसी जगह पे लगेगा, इसी पॉइंट पे, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। यानी फिक्स्ड सपोर्ट के बदले में दो फोर्स लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल लगेगा और दूसरा वर्टिकल लगेगा। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है समझना, वो इन चार सपोर्ट रिएक्शन से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जनरली क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के बाद, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए, जैसे ये बीम है और इसके ऊपर ढेर सारा लोड लगा देगा और एक तरफ क्या कर देगा, हिंज सपोर्ट, और दूसरे तरफ कर देगा रोलर सपोर्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा कि ए बीम इज लोडेड एट हिंज्ड एट वन एंड एंड रोलर एट अदर एंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक और डायग्राम बना लेना है जिस डायग्राम में ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ फोर्स रहेगा। यहां पे हिंज था तो हम क्या करेंगे, दो फोर्स लगा देंगे, एक फटाफट VA और दूसरा फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा HA, और यहां पे रोलर था तो एक फोर्स लगा देंगे हम लोग VB। बस काम खत्म, हमारा रिएक्शन फोर्स यहां पे आ गया। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास आता है। तो ये जो है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को चार तरह के सपोर्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग देखते हैं लोड्स के बारे में कि लोड्स क्या बोलता है। हमारे पास जो अगला है वो है लोड्स। अब इस लोड को भी हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि टेंशन, कंप्रेशन, पुश, पुल या फोर्स, है ना। हम लोग इसको टेंशन भी बोलते हैं, टेंशन में खिंचाव होता है, वो भी एक तरह का फोर्स है। कंप्रेशन में दबाव होता है, वो भी एक तरह का फोर्स है। पुश में क्या होता है, हम लोग धकेलते हैं किसी भी चीज़ को। पुल में क्या होता है, खींचते हैं, उसमें भी फोर्स लगाते हैं, पुश में भी फोर्स लगाते हैं। और फोर्स यानी कि बल। तो जनरली जो लोड्स होते हैं वो एक तरह का बल ही होता है जो हमारे बीम के ऊपर एक्ट करता है, जैसा कि डेफिनेशन में भी है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि लोड्स आर द फोर्सेस, लोड्स एक तरह का बल है, विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बीम और अ बॉडी, किसी बीम के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, और अ बॉडी मैं लिखना भूल गया हूं, यहां पे हो जाएगा और अ बॉडी, किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी बीम के ऊपर जब ये लोड्स लगते हैं तो क्या होता है, चेंजेस इट्स स्टेट, ये उसकी अवस्था को बदल देते हैं। तो अवस्था को बदलने का मतलब क्या हुआ, अगर रेस्ट रहेगा तो उसको मोशन में ले आएंगे, और मोशन रहेगा तो उसको क्या करेंगे, रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, दोनों वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो लोड लगने के वजह से क्या होता है, अगर स्थिर है कोई तो क्या होगा, बिल्कुल ही गति में आ जाएगा, और कोई चीज़ गति में है तो क्या होगा, वो स्थिर में आ जाएगा, स्थिरता में आ जाएगा। ये एक तरह का फोर्स का ही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो लोड भी जो है एक प्रकार का फोर्स ही है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के लोड्स को देखते हैं। कितने प्रकार के लोड्स हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स विच आर एज फॉलोज। अलग अलग प्रकार के लोड्स हैं, बहुत प्रकार के, पर जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला लोड है हमारा पॉइंट लोड। अब उसको हम लोग एक एक करके जो है बीम के ऊपर देखते जाते हैं कि वो लोड्स हमारे किस तरह से दिखाए जाते हैं बीम के ऊपर। तो जो पॉइंट लोड है उसमें नाम में ही छिपा हुआ है पॉइंट, तो नाम में पॉइंट छिपा हुआ है, तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पे लगने वाला जो लोड होगा उसको हम लोग पॉइंट लोड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट A है, अब इस पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है, किसी भी तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा हो, इस तरह से लग रहा हो, या इससे दूर लग रहा हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट लोड कहलाएगा।
नॉट ओनली दिस, यहाँ भी लग रहा है, ये भी पॉइंट लोड है, यहाँ भी लग रहा है, ये भी पॉइंट लोड है, यहाँ भी लग रहा है, ये भी पॉइंट लोड है, ये भी पॉइंट लोड है। किसी भी एक पॉइंट पे लगने वाला लोड जो होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट लोड कहलाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना लग रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड बोलेंगे। जरूरी नहीं कि पॉइंट लोड जो है वो किसी मतलब वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। अभी हम लोग इंक्लाइंड लोड के बारे में देखने वाले हैं, पर वो रहेगा बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है वो है इंक्लाइंड लोड, उसको देख लेते हैं। तो दूसरा जो है हमारे पास आता है इंक्लाइंड लोड्स। अब मैंने यहाँ दो बीम्स बनाए हैं, ये दो बीम्स नहीं है, यही वाला बीम हमारा मैंने यहाँ बना दिया है, यही जो बीम है उसको मैंने यहाँ बना दिया है। क्यों, क्योंकि एक बीम पे हम लोग पहले देखेंगे कि वो लोड किस तरह लग रहा है, और दूसरे बीम पे, इसी बीम के ऊपर हम लोग उसको देखेंगे उस लोड के वजह से। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज किया उस लोड में, उसको किस तरह से पॉइंट लोड में बदला है। जनरली हम लोग पॉइंट लोड में ही सारे लोड्स को चेंज कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट लोड में हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। तो अगला जो लोड है वो इंक्लाइंड लोड है। इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, किसी एंगल से लगा हुआ लोड। मैं एक ही लोड लूंगा, मान लीजिए इसके बीचों बीच एक लोड लग रहा है जो कि कुछ इस प्रकार का लग रहा है। मान लीजिए 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, एक लोड लग रहा है, और कितने एंगल से लग रहा है, तो 30 डिग्री एंगल से इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट सी पे। ठीक है, तो ये आपका इंक्लाइंड हो जाता है। इस तरह के इंक्लिनेशन वाले लोड्स को हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। हम लोगों को पता था, हम लोगों ने कंपोनेंट में किस तरह से विभाजन किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने मन में बना लेंगे। मैं यही बना देता हूँ, एक हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और एक हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया पहले क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो दो कंपोनेंट होगा वो कहाँ कहाँ होगा, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। तो जो एक्स एक्सिस पे जाएगा उसको हम बोलेंगे 5 cos 30, और जो वाई एक्सिस पे जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे 5 sin 30। अब जैसे ही हमने कंपोनेंट ले लिया, ये फोर्स हमारा हट गया। ठीक है, तो इस लोड को हम लोग यहां पे बना देते हैं सिंपल। एक लोड ऊपर गया जिसका नाम है 5 sin 30, और दूसरा लोड है वो जो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 30, ये इसी बीम के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इंक्लाइंड लोड को बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड लोड हो जाता है। सो अगला जो है हमारा वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स किस तरह से हमारे बीम के ऊपर लगेगा, इसको समझ लेते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, एक जैसा, एक समान। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ, बांटा गया है ना। और लोड्स मतलब बल, यानी एक समान यदि बांटा गया हो बल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो एक समान बल को बांटने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ए से बी तक जो है कुछ इस प्रकार दिखाना होगा। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से लगता है तो ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का नोटेशन होता है। तो ये जो रहेगा, मान लीजिए इसका वैल्यू रहेगा 10 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी। न्यूटन पर मीटर इसीलिए क्योंकि हर एक मीटर पे 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगाया गया है। तो मान लीजिए इस बीम की जो दूरी है वो क्या है, 5 मीटर की। तो क्या होगा, पूरे 5 मीटर तक 10 न्यूटन का फोर्स जो है हर एक मीटर पे लगाया जा रहा है। अब इस तरह के लोड्स को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लोड में बदलते हैं। एक और बात मैं बता दूंगा कि अगर इस तरह का बना हुआ है तब भी वो यूडीएल का नोटेशन है, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है, तब भी आपको समझना है कि ये हमारा क्या है, एक यूडीएल है। ठीक है, ये हमारा एक यूडीएल है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर की। तो इस यूडीएल को हम लोग एक पॉइंट लोड में बदलते हैं। सबसे पहले यूडीएल को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड में बदलेंगे। तो पॉइंट लोड में बदलने के लिए यूडीएल को क्या करते हैं, जितना यूडीएल का वैल्यू है उसको इस यूडीएल के लेंथ से, यानी जितने दूर तक यूडीएल बिछा हुआ दिख रहा है उसकी दूरी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। आप देखिए
यानी जो यूडीएल का फोर्स होगा कितना हो जाएगा 10 गुने 5 यानी कि 50। अब न्यूटन पर मीटर था, यहाँ पे क्या था न्यूटन पर मीटर और इधर मीटर था, मीटर मीटर कट गया तो क्या बचा न्यूटन, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 न्यूटन की। अब ये जो 50 न्यूटन का बल है ये एक पॉइंट लोड है जो कि इसी बीम पे लगेगा और कहाँ पे लगेगा तो बिल्कुल यूडीएल के बीचों बीच। यूडीएल कितने दूर तक बिछा है 5 मीटर तक, तो कहाँ पे लगेगा बिल्कुल 2.5 मीटर पे। और कितने न्यूटन का लगेगा तो 50 न्यूटन का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होगी 2.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी हो जाएगी 2.5 मीटर। तो इट विल एक्ट एट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ यूडीएल, यानी कि सेंटर ऑफ यूडीएल। मिड पॉइंट या सेंटर यानी बिल्कुल केंद्र पे लगेगा, है ना, बीचों बीच लगेगा। तो इस 10 न्यूटन पर मीटर यूडीएल के बदले में एक लोड लग जाएगा 50 न्यूटन का पॉइंट लोड। तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है यूडीएल। अब अगला हम लोग आते हैं यूवीएल पे, जो हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स है। सो अगला जो लोड है हमारा वो क्या है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूवीएल, ठीक है। यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ एक समान, यानी एक यूनिफॉर्म तरीके से वो चल रहा है। वेरिंग मतलब क्या होगा कि वैरी कर रहा है ना, एक समान तो चल रहा है पर वैरी करते हुए चल रहा है। और लोड यानी एक समान वैरी करते हुए लोड चल रहा है। अब ये किस प्रकार का लोड है, एक समान भी चल रहा है और वैरी भी कर रहा है, अलग अलग भी लोड्स आ रहे हैं। तो देखिए एक समानता कैसे होती है, एक समानता ये होती है कि किसी को आपने 50 दिया, दूसरे को आपने 100 दिया, फिर अगले बार उसको 100 दिया और दूसरे को 200 दिया, फिर अगले बार इसको 150 दिया, अगले को 300 दिया। तो एक पैटर्न पे आप क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, उसका 100 बढ़ा रहे हैं और इसका 50 बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक वैसे ही एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी 0 के बाद 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। इसको वैरी करना बोलते हैं यूनिफॉर्म तरीके से। तो हमारा जो बीम है उसके ऊपर यूवीएल कैसे लगेगा उसको देख लेते हैं। देखिए ये बीम है ए से बी के ऊपर। अब पॉइंट ए से जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा बी तक जाएगा। जरूरी नहीं है बी तक जाए, जितने दूर तक भी जाए, अभी मैं बी तक के लिए कर रहा हूँ। तो ये लोड ऐसा हुआ, 0 था यहाँ पे, उससे बढ़ा तो थोड़ा इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, ऐसे 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 और फाइनली यहाँ तक गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ता हुआ, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता हुआ गया है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मान लीजिए यूवीएल की जो वैल्यू होती है वो होती है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन पर मीटर की वैल्यू आपकी आ रही है। 10 न्यूटन पर मीटर की वैल्यू आपकी यूवीएल की दी गई है और इस बीम की जो लंबाई है या फिर इस यूवीएल की जो दूरी है वो कितनी दी गई है तो 6 मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको भी पॉइंट लोड में बदलते हैं, यानी एक लोड में बदलते हैं। इस एक लोड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये क्या है हाइट है और ये क्या है बेस है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको ले लेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ यूवीएल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 6 और हाइट कितना है भाई तो 10। ये भी न्यूटन पर मीटर दिया हुआ था, तो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है 10 और ये जो बेस है ये मीटर है, तो ये हो जाएगा मीटर, यहाँ से मीटर मीटर कट जाएगा, बचेगा न्यूटन। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 30 न्यूटन। इस यूवीएल के बदले में जो है आपका एक पॉइंट लोड होगा वो हो जाएगा 30 न्यूटन का पॉइंट लोड। अब इस 30 न्यूटन को हम लोग इस वाले यही बीम को हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। अब यहाँ पे 30 न्यूटन हम लोग लगा देते हैं, पर उसको लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ, तो लगाना कहाँ पे है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी 2/3 डिस्टेंस पे। कहाँ से 0 से, यहाँ से 2/3 दूरी। तो यहाँ से जो 2/3 दूरी होगी इस पूरे यूवीएल की वो कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको 2/3 गुने 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 मीटर। यानी इस पॉइंट से, जहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पे हम लोगों को लगाना है।
तो यहाँ पे लिख देंगे विल एक्ट एट 2/3 इंटू टोटल डिस्टेंस, तो 4 मीटर यहां से कुछ यहां पे आएगा, ठीक है, ये हो गया 4 मीटर, और यहां पे लग जाएगा आपका एक फोर्स कितना, तो 30 न्यूटन का, ठीक है। तो अब हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये 30 न्यूटन का लोड जो है इस पॉइंट पे लगेगा, कितनी दूरी पे, तो 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये हमारा यूवीएल का प्रश्न हो गया। हम लोग प्रश्न में इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी मैं इस तरह से समझा रहा हूं, क्वेश्चन में हम लोग का और भी क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो हम लोग इस तरह से यूवीएल को सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट लोड में बदल सकते हैं। अगला जो लोड है वो है हमारा कपल, उसको देख लेते हैं। सो हमारे पास जो अगला है लोड, उसको हम लोग बोलते हैं कपल। कपल एक लोड भी है और एक टर्निंग मोमेंट भी है। टर्निंग मोमेंट का मतलब क्या हुआ, कपल एक ऐसा फोर्स है जो घुमा देता है किसी भी जगह पे लगने के बाद। सपोज कीजिए आपका कपल जो है यहाँ पे लग गया है पॉइंट, ये पॉइंट सी है, और यहाँ पे एक कपल लगा दिया, तो कपल को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो ऐसे गोल सा हम लोगों ने दिखाया है ना, ये जो है आपके क्लॉकवाइज कपल को डिनोट करता है। कितने तरह का कपल होता है भाई, 2 प्रकार का, एक होता है क्लॉकवाइज कपल और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की सुई जिस तरफ जा रही है उस दिशा में यदि घूमेगा तो वो क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी की सुई जिस दिशा में नहीं घूम रही है, हम लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है वो, पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज कपल हो जाता है। यदि इस तरह का बना हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज कपल, क्योंकि ये हमको क्या दिखा रहा है कि ये घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, ऐसे चलती है, ठीक है। तो अगर पॉइंट सी पे कोई कपल लग रहा है जिसकी वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन मीटर, कपल की वैल्यू क्या होगी, न्यूटन मीटर, कपल की वैल्यू होगी न्यूटन मीटर, ये न्यूटन पर मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा। तो आप समझ लीजिएगा कि 5 न्यूटन मीटर की इंटेंसिटी से ये कपल जो है इस बीम को इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहा है, यानी ये जो बीम है ये इधर जा रही है और ये पॉइंट जो है वो इधर जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह का घूमने के अवस्था में आ गया है, ठीक है। सपोज कि जैसे मोटर होता है, मोटर को आप किसी एक पॉइंट पे लगा देंगे तो क्या होगा, उसी पॉइंट के अबाउट वो घूमने लगेगा, ठीक है। तो उस घुमावदार मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, मतलब वो कपल लग गया इसीलिए वो घूमने लगा, ठीक है। ये एक प्रकार का लोड ही हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था फिक्स्ड हमारे कैंटिलीवर बीम के बारे में पिछले लेक्चर में कि वहाँ एक कपल लगाया था हमने, वो कपल इसीलिए लगाया था क्योंकि फ्री एंड से यदि कोई चीज़ एक्ट करेगा तो उसको कपल ही बचाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज कपल। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका बना हुआ होगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। एक हो गया क्लॉकवाइज, ये कुछ इस तरह से रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो क्लॉकवाइज कपल रहेगा तो उसको हम लोग प्लस लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कपल रहेगा तो उसको हम लोग माइनस लेते हैं। दूसरी बात कि इसको हम लोग फोर्स के इक्वेशन में यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के इक्वेशन में यूज करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, डू नॉट यूज इन फोर्स इक्वेशंस, ओनली यूज इन मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0 और सिग्मा m 0। तो fx और fy में नहीं यूज करना है, सिर्फ सिग्मा m 0 का जब इक्वेशन लिखेंगे उस वक्त हम लोग कपल को डायरेक्ट पुट कर देंगे। क्लॉकवाइज है तो +5, एंटी क्लॉकवाइज है तो -5, डायरेक्ट मोमेंट के इक्वेशन में डाल देंगे, पर उसके इक्वेशन में नहीं डालेंगे, ये fx और fy के इक्वेशन में नहीं डालेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त हम लोग सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका कपल हो जाता है। तो ये जो है 4-5 तरह के लोड्स जो हैं आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अनुसार, और इन्हीं लोड्स को हम लोग बीम के ऊपर लगा के उसको असंतुलित करेंगे, फिर सपोर्ट रिएक्शन को निकाल करके लगा करके उसको फिर से संतुलित करेंगे और फिर सभी फोर्स का एनालिसिस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होगा। लेक्चर्स को आप ध्यान से देखते चलिए, एक भी लेक्चर मिस नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अब पढ़ा रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि 3 यूनिट आपका जो है वो कवर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, फ्रिक्शन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, जो तीसरा यूनिट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।
अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे बीम के ऊपर कितने प्रकार के सवाल बनते हैं इन लोड्स की वजह से, और फिर हम लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।